मिश्रा आपके साथ। कल देश का आम बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश कर रिकॉर्ड कायम करेंगी। पूरे देश की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि आखिर देश के तमाम वर्गों के लिए इस बार मोदी सरकार क्या-क्या राहतें ला सकती है। इस बार सैलरी क्लास टैक्स में फिर से राहत की उम्मीद कर रहा है। वहीं इंडस्ट्रीज को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ उम्मीदें हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में राहत, खाने पीने के सामानों में राहत, साथ ही लोन की दरों में राहत अगर मिलती है तो जनता जरूर खुश होगी। कुल मिलाकर आम आदमी को बजट से क्या-क्या उम्मीदें और कल किस तरह का बजट ला सकती है मोदी सरकार, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। जब भी देश का बजट आता है तो आम जनता, चाहे गरीब, अमीर, चाहे मध्यम वर्गीय, चाहे हेल्थ सेक्टर के लोग हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर कोई ये सोचने लग जाता है कि जिस सेक्टर से हम जुड़े हुए हैं उसके लिए सरकार क्या कोई राहत ला सकती है। बेसिकली सबको उम्मीदें होने लग जाती हैं। तो कल बजट आने वाला है और बजट से पहले अब हर एक वर्ग के लोग, चाहे घर की गृहिणियां हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर कोई सोच रहा है कि हमारे लिए मोदी सरकार क्या खास लेकर आ सकती है। तो आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं एनडी माथुर जी, इकोनॉमिस्ट, भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी से, जीएन पारेख बीजेपी से, अलका गौड़ जो खुद एक बिजनेस वुमेन है, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले जीएन पारेख साहब, मैं आपका ही रुख करूंगी। देखिए, जब बजट देश का आता है तो हर वर्ग उम्मीदें करता है और सबसे ज्यादा नजर सबकी इसी बात पर बनी हुई है कि क्या टैक्स में मोदी सरकार कोई राहत दे सकती है, क्या जीएसटी में और भी कुछ राहतें मिल सकती हैं, किस तरह का ये बजट होगा, क्या उम्मीदें लगाएं हम इस बार सरकार से। नंदिनी जी, इस बारे में मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूं या ये अनुमान बता सकता हूं कि इस बात का जो बजट आएगा, जो हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसमें पेश करेंगी, वो बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार बजट आने वाला है। हर वर्ग को, हर तबके को, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, कृषक हो, जो भी हो, सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बजट आने वाला है और बहुत ही कुछ समय बचा है। निश्चित रूप से जो आज के टाइम में हम सोच रहे हैं कि ये देश की जो इकोनॉमी है कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम इसको आगे ले जाएंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि 2047 में हम एक विकसित भारत के रूप में जी हम इसको भारत बिल्कुल, को यानी लेके आएंगे। 2047 के विजन वाला ये बजट होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सोचने का विषय है जीएन पारेख जी कि लगातार देश के ऊपर देखिए जो कर्ज का भार है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बीच में भी जो राहत अभी कुछ महीनों पहले यूएसए के साथ जो टैरिफ वॉर चला, उसके बाद से जीएसटी की दरों में कुछ बदलाव हुए, स्लैब में कुछ बदलाव हुए, जिसका फायदा लोगों को मिला भी। परचेजिंग पावर देश की बढ़ी, जिसकी तारीफ आईएमएफ ने भी की देश की, और भारत को ग्रोथ इंजन बताया। अभी जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज देश के अंदर चल रही हैं, जो फाइनेंस चल रहा है, वो इतने कर्ज के भार में भी जितना बेहतर निर्मला सीतारमण जी चला सकती हैं चल रहा है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हमें मिलेगा क्या, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या टैक्स स्लैब में कुछ बड़ी राहत मिलेगी, क्या ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। जीएन पारेख जी। नंदिनी जी, इस बार आपको सरप्राइज मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और जहाँ तक टैक्स रिलीफ की बात है, पिछली बार जो आम आदमी के जो टैक्स है, सीधा डायरेक्ट टैक्स है, उसकी सीमा बढ़ा के 12 लाख रुपए की गई थी और हर तबके ने, हर लोगों ने इसकी तारीफ की थी कि ये इतनी बड़ी रिलीफ मिली है आम जनता को, जो आने वाले टाइम में मैं मानता हूं कि इस बार और भी
बिल्कुल शानदार वो बजट काफी होने वाला नहीं था, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई के इस बोझ के साथ और रिलैक्सेशन जनता और चाहती है। भरत जी, आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं कहूंगी कि बीइंग कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, बीइंग देश के काम नागरिक के तौर पर अगर आप कहें, किस तरह का ये बजट होना चाहिए? आज की क्या डिमांड है? किस तरह का बजट सरकार को लाना चाहिए और क्या उम्मीद है आपको मोदी सरकार से? देखिए, आपने जो एक टैगलाइन भी दी है कि उम्मीदों का बजट, मुझे लगता है इंग्लिश में एक कहावत है, होप अगेंस्ट होप, और मोदी सरकार उसी कहावत के ऊपर चल रही है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब इन्होंने कहा कि हमें 5 साल दीजिए, हम इस देश में इस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देंगे, 5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी लेकर आ जाएंगे। लेकिन आज ये ले जाते हैं बात को 2047 पे, यानी 2047 में जाके ये इस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। नंदिनी जी, किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है इस देश के लिए कि जो टैक्स है वो टैक्स अमीरों पर ज्यादा हो और गरीबों पर कम हो। लेकिन भारत देश में ये हमें देखने को मिल रहा है कि अमीरों को तो राहत दी जा रही है और गरीबों के ऊपर टैक्स का भार दिया जा रहा है। जीएसटी की बात अभी आपने की, जब 2017 के अंदर जीएसटी लागू की गई तब जिस तरीके से टैक्स रेट लगाई गई, वो टैक्स रेट इतनी ज्यादा थी कि आम नागरिक और जो एमएसएमई सेक्टर था वो तबाह होता गया। राहुल गांधी जी ने लगातार उस पर अपनी बात रखी मुखर तरीके से और उसके बाद इन्होंने उस टैक्स रेट को कम की। पूरे देश में इन्होंने जीएसटी बचत उत्सव के नाम से मनाया। लेकिन आज भी जो टैक्स स्लैब कम हुई, वो टैक्स स्लैब का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें प्राइसेस बढ़ा दी गई, टैक्सेस कम कर दिया गया और आज वही रेट है। आज इस देश के अंदर आप ट्रेड डेफिसिट देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। आपने अभी टैरिफ की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डॉलर 90 रुपए के आसपास हो चुका है, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट करते जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पा रहे हैं। जहां मेक इन इंडिया की बात इस देश के अंदर की गई थी, इस देश में सिर्फ असेंबली इन इंडिया रह गया है। चाइना से आज 116.35 डॉलर बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। आज इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर रह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर समानता है, इस देश में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 2004 में प्रति व्यक्ति आई थी 600 रुपए, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार ने सत्ता बीजेपी को दी तब प्रति व्यक्ति आए थी 1800 रुपए और आज प्रति व्यक्ति आया 2800 रुपए। हमने 3 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की और आज प्रति व्यक्ति आय है जो मैं अब इस विषय पर थोड़ा सा इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी तो देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह देते हैं, बीइंग कांग्रेस प्रवक्ता आप लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन जब आईएमएफ इस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर इसे ग्रोथ इंजन दुनिया में करार देता है, जब आईएमएफ इसकी तारीफ करता है, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? और अभी फिलहाल मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप, चूंकि कल का जो बजट है वो हमारा मुख्य विषय है, तो हम उस पर रहें, तो किस तरह का बजट लाना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मैं नंदिनी जी चाहूंगा कि आप अपने डेटा को भी सही करें। इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है उसमें आईएमएफ ने इंडिया की रेटिंग सी कर दी है, क्रेडिट रेटिंग। टोटल 4 रेटिंग होती है ABCD, उसमें C रेटिंग आ गई है। आईएमएफ ने बताया है, पुरानी बात बता मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे अभी जो आया उसी का बता रहा हूं मैं आपको। जो 15 दिन पहले स्टेटमेंट बिल्कुल आईएमएफ ने क्रेडिट रेटिंग C कर दी। आप ये समझिए कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग C हो चुकी है, इतना हम कर्जा ले चुके हैं। एक तिहाई जो पूरे साल का समय रहा लास्ट का, और उसमें जो भारत की ग्रोथ रेट रही आफ्टर जीएसटी, मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल आईएमएफ ने जो क्रेडिट रेटिंग सी करी है उसका कारण यही है कि ये डेटा को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं डेटा को। जहां जीडीपी प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर पे आनी चाहिए, ये उस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसी का रीजन है इकोनॉमिक सर्वे में आईएमएफ ने किया है। ये आज का हमारा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहती। देखिए बजट का मतलब बजट का ना आप समझिए, बात पूरी कर ली। मैं आप ही से एक और प्रश्न कर रही हूं। मैं तो आपसे कल के विषय पर, आज जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है देश की, मैंने जब बीजेपी के प्रवक्ता से बोला तब भी यही कहा था कि बहुत ज्यादा कोई हम स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिनेरियो है उसमें सरकार क्या दे सकती है, क्या देना चाहिए, उस विचार में, उस विषय पर आप क्या विचार? मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि इस देश में जो आर्थिक असमानता पनपी हुई है, जो टॉप 10% लोगों के हाथ में 65% से ज्यादा वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समाप्त करना पड़ेगा। आपको सुपर रिच टैक्स लगाने पड़ेंगे, आम जनता को राहत देनी पड़ेगी, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज आप बताइए पिछले 10 साल में इस देश के अंदर कितने IIM बने, कितनी IITs बनी, कितने एम्स बने, कितना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ ना। 16,500 करोड़ से ज्यादा तो इन्होंने अपने विज्ञापनों पे खर्च कर दिया। देश के अंदर कितने एम्स छोड़ के गए थे आप लोग? कितने एम्स छोड़ के गए थे? आप अगर इस तरीके से बात को रखेंगी,
2014 से 2000 उसके बाद कितने एम्स बन गए भरत जी? आईआईटी कितने बनाए? आप एम्स की बात कीजिए, मैं आईआईटी की यानी बात, आप किसी सरकार का आकलन, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूं, आपने एम्स के विषय पर बोला, बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूं डेटा कि करेक्ट कर रही आप हूं। किसी सरकार का आकलन इस आधार पर करेंगे कि साहब सामने वाले ने एक बनाया तो हम एक भी नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं तो आप अपनी तारीफ आपने लगातार बड़े कर रहे बड़े, हैं, तो मैं आपसे पूछ हम रही तो हूं कि आप वर्तमान सरकार को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, हम उस एनडी वर्तमान माथुर जी, सरकार को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। ठीक है एनडी माथुर जी, अभी फिलहाल आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को सुना। मैं इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? आप देश की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में भी बताइए, और कल इन कंडीशंस में किस तरह का बजट सरकार ला सकती है। क्या इस सिचुएशन में सरकार है कि वो टैक्स में राहत दे सके मिडिल क्लास वर्ग को? आपको लग रहा है ऐसा दे पाएगी सरकार? देखिए, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये तो जरूर कहूंगा कि भारत का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, बहुत खराब हालत में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे मिरेकल्स होने की भी उम्मीद कल के बजट में नहीं लगती है। लेकिन जो आवश्यकता है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए जाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये 3 लाख करोड़ तक बढ़ेगा कल के बजट में, और क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, न कि क्वांटिटी। प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की इतनी जरूरत नहीं है जितनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की जरूरत है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट हमारा लगभग 8.5 लाख का हो गया है, तो जीडीपी का लगभग 4.4% का टारगेट था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फिस्कल डेफिसिट 5% तक जाएगा जीडीपी के। कर्ज हम पर निश्चित रूप से बढ़ता चला जा रहा है, जीडीपी के हम 100% के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने की जरूरत है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत है। जिन चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी कम करने की जरूरत है, जिससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिले, सेमीकंडक्टर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को फायदा मिले। इसके अलावा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस पर एक्सपेंडिचर जो 20% है, लगभग 25% बढ़ना चाहिए, और टैरिफ का रैशनलाइजेशन होना चाहिए। टैरिफ जो है वो रैशनलाइज हो। इसके अलावा जो आप अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही है, डायरेक्ट टैक्स में मुझे बेनिफिट की या राहत की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन टैक्स रेट या स्लैब्स जो है उनके कम होने की संभावना मुझे लगती है कि टैक्स स्लैब्स कम होंगी। प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है देश को, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ज्यादा प्रोडक्ट। सर आप सिर्फ आप नहीं, और भी कुछ इकोनॉमिस्ट से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बोला कि कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे कल, या कुछ बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखेगा, या टैक्स में कुछ फ्लक्चुएशन होगा, ऐसा लगता नहीं है। तो जब इस तरीके से नहीं होगा तो ये तो फिर अच्छी खबर नहीं है जनता के लिए। सर फिर क्या उम्मीदें रखें जब इस तरह की सिचुएशन लगी नहीं रही है? नहीं, मुझे ज्यादा उम्मीद की तो गुंजाइश नहीं लगती, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ठीक रहेगा, सस्टेनेबल रहेंगे हम, और वित्तीय प्रबंधन बना हुआ सा रहेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने की जरूरत है इस समय, और वो चल रहा है ठीक ठाक। तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटे मोटे ऐसे फैसले, जीएसटी में भी हो सकता है स्लैब सम जो है जीएसटी की जो कम की थी उसमें और रिफॉर्म्स हम करें, पीडीएस का हो सकता है, टैक्स रिजीम कंटिन्यू करेगी। यहाँ पर आपने और भी प्रवक्ताओं को सुना जिन्होंने, एनडी माथुर जी तो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कोई बहुत बड़ी टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा बड़ी घोषणा हो जाए अचानक से, बहुत सरप्राइजिंग कुछ बहुत ऐसा एलिमेंट नजर आए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं आ रही है नजर। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसे स्टेबल करने की आवश्यकता है, और उसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है। तो आप कल के बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं? महिला होने के नाते और महिला उद्यमी होने के नाते मुझे ये लगता है कि एक तो टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं छूट जरूर दी जाएगी, क्योंकि केंद्र में पहले से ही ये चर्चा चल रही है, जब हस्बैंड और वाइफ अगर सिंगल यूनिट है, वाइफ होम मेकर है, तो उसको एक ही इकोनॉमिक यूनिट माना जाए, तो उस हिसाब से उन पे टैक्सेशन होगा। और दूसरा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अभी भी महिलाएं कम है, ट्रेडिंग में ज्यादा है, और ट्रेड करने वाली महिलाएं ज्यादा टैक्स दे नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको स्टेबलाइज होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना वो इस बार जरूर बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल सिचुएशंस चल रही हैं, तो सरकार भी चाहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आए। और दूसरा, मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। रीजन कि जिस तरह से डायबिटीज और
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अंदर भारत जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो शायद जंक फूड्स वगैरह इन सब पे कुछ इस तरह की कैपिंग करी जाएगी जिससे कि जंक फूड्स का कंजम्पशन जो है वो कम हो। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के अलावा जो होम मेकर्स हैं, जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, क्योंकि सब्जियां हैं या गैस सिलेंडर है, उनके दाम आसमान छू रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिनसे उन्हें भी लाभ मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम जरा किसानों पर आ जाते हैं, किसानों पर, ग्रामीण अंचल के विकास पर। जीएन पारिक जी, देखिए आपने सब लोगों को सुना, कुछ बहुत सरप्राइजिंग रहेगा ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि चलिए जो बजट आए वो देश के भले के लिए आए। लेकिन यहाँ पर एक और बात पर फोकस किया गया कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि घोषणाएं पर घोषणाएं हों, जो आपने घोषणाएं की उनका कंप्लीशन की क्या रिपोर्ट है, या उनको अपग्रेड करने के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक बात सर, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ज्यादा रह सकता है, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, यहाँ पर बहुत ज़रूरत है सर, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिए राजस्थान में बेसिक फैसिलिटी, सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं, बेहतर स्कूल, ये तक आज के दौर में भी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम ये सब तो दे पाएं। इस तरह का बजट लाए केंद्र सरकार, और राजस्थान पर भी फोकस किया जाना चाहिए। जीएन पारिक जी। नंदिनी जी, इस बार जो बजट आएगा उसके प्रति लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। उसमें आम आदमी भी है, उद्योगपति भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग भी हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि अब की बार जो बजट आ रहा है उसमें उद्योगपतियों के साथ साथ आम जनता के लिए, चिकित्सा के लिए, पानी के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें वहाँ जैसे, और जो कॉरिडोर जो बन रहे हैं, एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने के लिए इस सरकार अब की बार इस सरकार ने सोच रखा है कि ये शानदार ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक स्कूल, वो तो मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूं, आप स्थिति देखिए क्या स्थिति है एजुकेशन सेक्टर की, सरकारी स्कूलों की, कितनी बुरी स्थिति है सर। और बेसिक एमिनिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा। नंदिनी, सरकार ने एक स्टेप लिया है, वो आपको भी जानकारी होगी कि जो भी गांव में जो जर्जर बिल्डिंग है उनके रिपेयरिंग के लिए, उनके लिए सरकार पैसा दे रही है। उनको ये कह रही है कि आप इस स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत करवाइए, और कोई बच्चा, केंद्र ने कोई मदद करी क्या? राजस्थान में इतना बड़ा हादसा हो गया, केंद्र ने कोई इमरजेंसी एक्शन में हेल्प करी हो, या राजस्थान सरकार ने कोई इमरजेंसी एक्शन लिया हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल सर, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक मूलभूत सुविधाएं, बच्चों को, गरीबों को, मिडिल क्लास वर्ग को, महंगाई से राहत, इस विषय पर आज भी हमें सोचना पड़ रहा है। आज के इस दौर में जब हम 2047 की आप बात करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, और हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूल तक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, मंदिरों में और अस्पतालों में संचालित हो रहे हैं, कहां से डेवलप्ड बनेंगे सर? जीएन पारिक जी। नंदिनी जी, स्कूल की निश्चित रूप से मैं आपको जो बता रहा हूं वो हर क्षेत्र में जो मध्यम वर्ग है, जिसके लिए लोग हमेशा कहते हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते, ऐसे लोगों के लिए इस बार बजट में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। उनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, महंगाई में राहत मिलेगी। आपको मालूम है अक्टूबर 2025 के बाद में महंगाई कम हुई है, ये लगातार आम आदमी देख रहा है, और आम आदमी को ये महसूस भी कर रहा है कि निश्चित रूप से महंगाई भी कम हुई है। और आम आदमी का सरलीकरण, जहां तक जीएसटी की आप बात बता रहे हो, ऊंट के मुंह में जीरा देकर कहते हैं सर कि महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है, तो 2-4-5 रुपए किसी चीज पर, किसी पैकेट पर कम हो गए और आप कहते हैं कि महंगाई कम हुई है। उस गरीब आदमी से पूछिए जिसका वेतन 7-8 हज़ार रुपए मजदूरी करके उसको मिलता है और अपना परिवार उसको पालना होता है और वो ढंग से पाल नहीं पाता है, उस मजदूर से पूछिए। भरत जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जीएन पारिक जी कह रहे हैं कि नहीं, सरप्राइज भरा रहेगा ये बजट और बहुत सारी राहतें भी आएंगी। आपको लगता है कि कुछ राहत देने की सिचुएशन में है मोदी सरकार? देखिए, बेसिक एमिनिटीज की बात तो हर कहीं की जाती है, जिस तरीके से अभी आपने भी बात की, लेकिन
सच ये है कि नंदिनी जी अभी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है 4 महीने से। जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम होती है, छात्रवृत्ति होती है, वो छात्रवृत्ति टाइमली नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो एक टाइम लिमिट होती है 6 दिन 15 दिन के अंदर पैसा मिलना, लोगों को 6-6 महीने हो गए अभी तक सेंट्रल से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आप देख लीजिए स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से बेपटरी पे है। भाई ये जो बेसिक चीज है ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना देने की। मोरबी पुल हादसा देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, और अभी जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर हमने देखा कि पूरे एशिया के अंदर टॉप 10 में से 7 से 8 कंट्री तो इस देश की इंडिया की आती है। सिटीज जी मेट्रो, आपने कहा कि हम मेक इन इंडिया के बाद हमने कहा कि हम मेट्रो सिटीज बनाएंगे। कहां है वो मेट्रो सिटीज आप बताइए। आज एक छोटी सी बारिश के अंदर आपने जयपुर का हाल देखा है। आप खुद जब स्टूडियो से घर नहीं जा पाती होंगी, इस तरह के हमारे हालात हैं। तो आज इस देश में पिछले 13-14 साल में कौन सा विकास इन्होंने किया। IMF की मैं आपको बात बता रहा था, जो डेटा एक्यूरेसी है वो डेटा एक्यूरेसी गलत है, उस पे उन्होंने ग्रेड C रेटिंग दे दी है। तो ये GDP की जो बातें कर रहे हैं वो चीजें खराब है। आपने कहा कि साहब डिफेंस मजबूत होना चाहिए, और बिल्कुल हर देश का डिफेंस मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चारों तरफ आप देख लीजिए। पश्चिमी बंगाल में अमित शाह जी कहते हैं साहब हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जिस तरीके से पहलगाम और पुलवामा हमला हुआ, वहां पे हमें पता लगा कि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। जो सवाल जायज सवाल है स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पेंशन के ऊपर, विकास के ऊपर, उन पे बात होनी चाहिए। आप आज सवाल पूछ लीजिए, आपको धर्म के नाम पर दबा दिया जाएगा। अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो आपको गद्दार कह दिया जाएगा। कब तक ये चीजें चलेगी? सिर्फ उम्मीद नहीं, जाएंगे। उम्मीद हम नहीं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट है, सवाल पूछे इस जाएंगे देश के अंदर हम कब तक सिर्फ उम्मीदों के आधार पर चलेंगे? 2025 में बैठकर मैं 2047 के बारे में सोचूंगा। एनडी माथुर जी, 2025 में रहकर अगर 2047 के बारे में सोच रही है मोदी सरकार, तो सही कर रही है कि नहीं, बस गुमराह करने की कोशिश है? विजन सबको देखना चाहिए कि आने वाले समय में हम कहाँ होंगे, तो कोई बुरा नहीं है उसमें। और मैं मैडम गौड़ की बात से भी सहमत हूँ कि शायद महिलाओं के लिए, जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए जो है जॉइंट टैक्सेशन का प्रोविजन आ सकता है। पर 3 मुख्य बातें मुझे लगती है जो आनी चाहिए। स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अपनी क्रेडिबिलिटी हमने दिखाई है, तो डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्गर सेल्फ रिलायंस सिस्टम आ सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, उस पर प्रयास हो सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और शार्पर करने की जरूरत है, जिससे उद्योगों को फायदा मतलब मिले। क्या लोन की ब्याज दरों में और राहतें मिल सकती हैं सर, ऐसा लग रहा है आपको? स्पेशली होम लोन्स पे ऐसा लगता है मुझे कि कुछ राहत मिल सकती है जी, होम लोन्स के केस में। और ग्रामीण मांग को बढ़ाने के लिए MSME सपोर्ट की जरूरत है, लघु और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट की जरूरत है, उसमें प्रोविजन आ सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को बिजनेस की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा तो लगातार दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया में ये सरकार बिल्कुल विफल है, रोजगार कम नहीं सृजित कर पा रही है, और इसलिए ज्यादा जरूरी है कि स्टार्टअप्स, इनोवेशन और MSMEs की तरफ मतलब ज्यादा ध्यान सरकारी दिया जाए। नौकरियों की भर्ती को लेकर आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा हुआ है या आने वाले समय में होगा, इसलिए लोगों को खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए रोजगार ऐसा? सृजन के मामले में तो फेल्योर रहे हैं हम, और इसके लिए जरूरी है कि इनोवेटर्स या जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स ज्यादा आगे आए, स्टार्टअप्स बढ़े और लघु उद्यम और मध्यम उद्योग जो है वो आगे बढ़े। इसके लिए मुझे लगता है संभावना आएगी इस बजट में। अलका गौड़ जी, तरीका बचाएगी। जी जी, अलका गौड़ जी, देखिए ये कहना, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कुछ महीनों पहले GST में कुछ ऐसी राहतें दी कि महंगाई कम हो गई। तो मैंने उन्हें पूछा भी कि सर महंगाई तो आप उस गरीब इंसान से पूछिए कि ऊंट के मुंह में जीरा देकर सरकार शाबाशी लेने की कोशिश करती है, लेकिन जेन्युइनली अगर महंगाई में राहत देनी है, मुख्य तौर पर महिलाओं को बहुत खुशी होगी अगर खाने पीने की सामग्री में कुछ रेट्स कम होते हैं, इसके अलावा जो घर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनमें कुछ रेट्स कम होते हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या किया जाना चाहिए महिलाओं के लिए मुख्य तौर पर? नंदिनी जी, मैं काफी ग्राउंड लेवल पे स्लम्स में जाके भी काम करती हूँ, तो अभी मैंने जो मेरे पूर्व वक्ता हैं उनको सुना और उन्होंने ये कहा कि खाने पीने में, महंगाई में या स्कूल्स में आप अगर पास से जाके देखेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन हो रहा है। युवाओं के लिए काफी अच्छी नीतियां लाई गई हैं केंद्र सरकार में, जिसमें 120 घंटे की इंटर्नशिप्स हैं जिनको सरकार तो करा ही रही है, साथ ही साथ फाउंडेशंस और NGOs भी करा रहे हैं। रही बात घर में खाने की, तो अगर आप अंतिम छोर तक भी जाएंगे
तो आप देखेंगे कि जो चीजें हमारे बच्चे खा रहे हैं लगभग वो सब चीजें वो खा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा लग्जरी, बहुत ज्यादा एक्सोटिक वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक खाना आराम से खा रहे हैं। हाँ, हमारी सरकार युवाओं पे, महिलाओं पे बहुत काम कर रही है, महिलाओं और युवाओं की सेहत के लिए बहुत काम कर रही है, और शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है। और स्टार्टअप्स में भारत जो है तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रही है। वो भी इसलिए बन रही है क्योंकि कितनी नौकरियां सरकार जनरेट कर पाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं युवाओं को या लघु सूक्ष्म उद्यमियों को मैक्रो इंडस्ट्रीज बनना पड़ेगा, जिससे वो नौकरियां जनरेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, बच्चियों को, महिलाओं को अपने साथ जोड़ पाए। और जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी पॉपुलर हुई थी, जिस तरह से जापान, ताइवान, इन सब की इकोनॉमी हुई थी, उसके लिए हम सबको आगे बढ़ के अपनी क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी, अपने ऊपर एक अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, तभी ये विकसित भारत हो सकता है। और जो टैक्सेशन है, उस टैक्सेशन की वजह से ही इंफ्रा डेवलप हो रहा है। यदि टैक्सेशन को, और अगर हम जिस तरह से कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे और 3 तिमाही का हम जब देखते हैं जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है, तभी सरकार कर पा रही है। मतलब जो कर्जे की हम बात कर रहे हैं, और रिफॉर्म्स आ सकते हैं, और रिफॉर्म्स जीएसटी के मामले में हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तब तक भारत 3rd नंबर की इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। इसलिए सरकार लेकर आएगी। चलिए, शुक्रिया, सभी प्रवक्ता जुड़े और अपनी अपनी बात आप सभी ने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार बस कल तक का। कल आएगा आम बजट 2026 से 27 का आम बजट, पूरे साल का विजन। कल 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। देखते हैं कि क्या निकलता है मोदी सरकार के पिटारे से इस बार। खास पेशकश में इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।